Assalamu alaikum. Welcome to Nawaz Shurana is EDU and this is second lecture of quantum mechanics lecture series. आज के लेक्चर में हम जेटली के चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के सामने आउटलाइन बॉक्स में शो हो रहे हैं. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, देन एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दैट इज़ नोन एज जर्मर डेफिसन एक्सपेरिमेंट. इसके बाद हम जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसको अप्लाई करेंगे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे और उनकी वेवलेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेवलेंथ हम क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तीसरे नंबर पर उसके बाद हम देखेंगे पार्टिकल वर्सेस वेव्स इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स. मींस के क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल को किस तरह डिफाइन करती है और वेव को किस तरह डिफाइन करती है. इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल के बारे में कौन सी डेफिनेशन रखती है और वेव के बारे में क्या डेफिनेशन रखती है. सो लेट्स स्टार्ट विद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. अगर मैं जनरली बात करूँ कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक्चुअली प्लैंक्स के आइडिया की एक एक्सटेंशन है. प्लैंक्स ने आइडिया दिया कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है, एज अ क्वांटाइज्ड पैकेट्स बिहेव करती है. तो डी ब्रॉगली ने उसको मज़ीद जनरलाइज किया और उसने कहा कि ना सिर्फ वेव डुअल नेचर रखती है बल्कि तमाम के तमाम जो पार्टिकल्स हैं वो भी डुअल नेचर रखते हैं. वो भी एज अ वेव भी बिहेवियर कर सकते हैं और एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं. In 1923, de Broglie suggested that this wave-particle duality is not restricted to the radiations but must be universal. Means के particles और waves और radiation तमाम के तमाम dual nature रखते हैं. अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, इसकी स्टेटमेंट की बात करें, तो ये आप लोगों के सामने लिखी है. ऑल द मटीरियल पार्टिकल्स शुड आल्सो डिस्प्ले अ डुअल वेव पार्टिकल बिहेवियर. मज़ीद बरा अगर आप लोगों को ये नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए हो तो आप लोग स्क्रीन पर सामने नज़र आने वाले व्हाट्सएप नंबर या फिर जो हमारे पास ईमेल है आप लोगों को सामने नज़र आ रही है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर हम बात करें इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की, तो इसमें एक छोटा सा रिलेशन हम फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन वेव वेक्टर के एंड मोमेंटम पी. और ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है कि रिलेशन फाइंड करें मोमेंटम पी और वेव वेक्टर के दरमियान. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम देखें मोमेंटम ऑफ फोटोन तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एच न्यू ओवर सी, where h is Planck's constant and nu is frequency and c is velocity. So यहाँ हम v और c की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी न्यू ओवर c की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में. वो वैल्यू हमने किधर से लेनी है, वो वैल्यू हमारे पास आएगी ये मशहूर ज़माना हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. लेट मी टर्न ऑन दी पेन ऑप्शन so I can easily show you people. v is equal to f lambda, इसको हम जनरल फॉर्म में c is equal to f lambda या न्यू लैम्डा भी लिख सकते हैं. यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी c ओवर न्यू, वेयर न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी. आपने v और न्यू को मिक्सअप नहीं करना. न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर्ल डालते हैं v के ऊपर न्यू शो करवाने के लिए. यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ गई सी ओवर म्यू और 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू आएगी वी ओवर सी. तो इस वी ओवर सी की जगह पे हम 1 ओवर लैम्डा पुट कर देंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो आ जाएगा एच ओवर लैम्डा. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1. और हम अब के वेक्टर वेव वेक्टर के को देखेंगे. जो हमारे पास वेव वेक्टर के होता है वो इक्वल होता है 2 पाई ओवर लैम्डा, वेयर लैम्डा इज़ वेव लेंथ ऑफ एनी वेव. यहाँ से अगर हम 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आती है के ओवर 2 पाई. तो इस 1 ओवर लैम्डा की जगह पे हम के ओवर 2 पाई रखेंगे. के ओवर 2 पाई ये आ गया 1 ओवर लैम्डा की जगह पे और h की जगह पे हम रखेंगे एच कट इंटू 2 पाई बिकॉज वी नो दैट एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई. यहाँ से h की वैल्यू आती है हमारे पास एच कट 2 पाई. 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी एच कट के. और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था. यहाँ हम के को एक साइड पे कर लेते हैं, जनरल चीज़ है ये. ऑब्वियसली हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू पी ओवर एच कट.
where momentum and wave number is a vector quantity, we all know that, that's why ये जो वेक्टर सिंबल है इन दोनों पे लिखा हुआ। सो ये तो था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने हमें थ्योरेटिकली ये चीज़ें बताई कि ऐसा पॉसिबल है। तो जब तक कोई भी थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होती तो वो ऑथेंटिक नहीं गिनी जाती। सो 1927 में डी ब्रॉगली की जो थ्योरी वो फिर प्रूव हुई। वो प्रूव किसने की? डेविसन और जर्मन ने। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने प्रूव किस तरह की? इन्होंने लाइट की जगह पे एक्सरे डायफ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया। जब उन्होंने एक्सरेज की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल वेव्स की तरह बिहेव किया। एक्सरे डायफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो वेव्स होती हैं वो हमारे क्रिस्टल के साथ टकराती हैं, उनमें से पास होने के बाद हम उनकी इंटरफेरेंस और जो उनकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास पीक्स आती हैं इस तरह से। और ये जो पीक्स हैं ये शो करती हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सी को शो कर रहा हूँ। और ये हमारे पास जिधर पीक नहीं आ रही इधर हमारी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होती है और जो हमारा नेट रिजल्ट होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन ये तो वेव की प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेरेंस करती है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने भी शो किया। कुछ सेटअप इस तरह से था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आके टकरा रही है निकल क्रिस्टल पे, और जो रिफ्रैक्टिव रेज थी उनको हमने डिटेक्टर्स के ज़रिए डिटेक्ट किया। और सरप्राइजिंगली जो रिज़ल्ट्स थे वो बिल्कुल ख़िलाफ़ तवक्को थे। तवक्को ये की जा रही थी कि ये पार्टिकल हैं तो ये इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्म में हमें पीक्स नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने पीक्स शो करवाई। और इसकी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। उसकी वजह ये है कि ये मॉडर्न फिज़िक्स में हम लोग कवर कर चुके होते हैं और ये जनरल सी चीज़ है, आप सब लोगों ने मेरा ख्याल है कि पढ़ी ही होगी। So now coming toward the next topic, that is matter waves for macroscopic objects, यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें वेव के तौर पे क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि हमने देखा कि मैटर को एज अ वेव भी बिहेव करना चाहिए, लेकिन हमें वेव क्यों नहीं नज़र आती? तो इसका जवाब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जूँ जूँ मैथ्स बढ़ता जाता है हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो स्मॉल होती जाती है और इतनी स्मॉल हो जाती है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाते? अभी देखें, P इज इक्वल टू एच और लैम्डा, यहाँ P की वैल्यू पुट करें और मैनिपुलेट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब एच जो है वो ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल है। अब लोग जानते होंगे कि जो एच की वैल्यू है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो लाई करती है 10⁻⁻34 की रेंज में। अब इस कांस्टेंट को जब हम एक बिगर मैथ से या बिगर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो अगर मैथ ज़्यादा है तो वो इतनी छोटी वैल्यू आएगी कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, ना उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ना उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैथ के, और जो कांस्टेंट है वो ऑलरेडी इतने स्मॉलर हैं कि अगर उनको भी कंसिडर कर लिया जाए तो वो जो लैम्डा की वैल्यू है वो बहुत बहुत स्मॉल आएगी, इतनी स्मॉल आएगी कि वो ना डिटेक्टेबल है और वो नेग्लेजिबल है, उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर इसी के कंपैरिजन में हम एक इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल इधर मैक्रो की जगह माइक्रो आना चाहिए। आर नॉट मैसिव बट क्रॉसपॉन्डिंगली वेव लेंथ्स आर स्मॉल। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो होता है 10⁻⁻30 की रेंज में, 10⁻31 की रेंज में। तो जब h जो है 10⁻34 डिवाइड होगा -31 से, तो फिर भी कंपैरेटिवली बिगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मुकाबले हमें हमारे पास जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा आएगा। सो दिस वाज लिटल कंक्लूजन कि जो मैटर है वो एज अ वेव बिहेव करता है, जो वेव है वो एज अ मैटर बिहेव करती है, और यही क्वांटम मैकेनिक्स की इब्तदा की वजह थी। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया और इसीलिए हम इसके इंट्रोडक्टरी जो पहले 1-2 लेक्चर है उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं।
अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें है कि क्लासिकल व्यू ऑफ पार्टिकल वेव्स। इसमें हम देखेंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पार्टिकल्स को किस तरह डिफाइन करती है, और जो वेव्स हैं उनको क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरह से डिफाइन करती है। एक्चुअली जिस तरह के लेक्चर में मैंने पहले भी जिक्र किया, जो वेव्स है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो इंटरफेरेंस शो करती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती है। लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक वो शो नहीं करते। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आगे जाके हम देखेंगे, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने इस चीज़ की तरफ अपने कान बंद कर लेने हैं कि जो पार्टिकल है वो एज अ वेव बिहेव कर सकता है। सिंपली आपने इसमें ये देखना कि हम पार्टिकल और वेव को क्लासिकल के लेंस लगा के देख रहे हैं। सो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो कहती है कि पार्टिकल एंड वेव्स आर एक्चुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक्सक्लूसिव हैं। इन दोनों का आपस में कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। जो पार्टिकल है वो पार्टिकल है, जो वेव है वो वेव है। इट मीन्स पार्टिकल एंड वेव्स हैव डिफरेंट नेचर एंड प्रॉपर्टीज़। सो हम पहले देखते हैं कि पार्टिकल को किस तरह डिफाइन करती है क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेव। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टिकल रिक्वायर्स ओनली वन पैरामीटर, दैट इज पोजीशन वेक्टर आर टी, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है मोमेंटम पी। क्लासिकल मैकेनिक्स से कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का की हमें पोजीशन मालूम है, उसका मोमेंटम मालूम है, तो उससे हम उसके मतलब हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसकी वेलोसिटी क्या है, कुछ टाइम के बाद वो कहाँ होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास कि एक बॉल है, उसकी वेलोसिटी इतनी है, उसका मैस इतना है, उसकी पोजीशन ये है, उस पर इतनी फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ देर के बाद कहाँ चली जाएगी। यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सर्टेन है। वो कहते हैं कि हम 100% किसी भी चीज़ के बारे में जो कैलकुलेशंस हैं वो कर सकते हैं। वेव की अगर बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि जो वेव है उसकी हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, एक उसका एम्पलीट्यूड और दूसरा उसका फेज़। अगर हमारे पास एक वेव का एम्पलीट्यूड मौजूद है, उसका फेज़ मौजूद है, तो हम उससे वेव की हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 3D में अगर हम वेव को शो करवाना चाहें तो साइज इक्वल टू आर टी, यानी कि ये फंक्शन है पोजीशन और टाइम का, वेयर ए इज़ एम्पलीट्यूड, के इज़ वेव वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, और जो ओमेगा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम टी है वो टाइम है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए या हम अपने राइटिंग्स को इजी करने के लिए इसको फाई या थीटा किसी के इक्वल भी लिख सकते हैं। यहाँ वही जो ऊपर टर्म्स यूज़ हुई हैं वो दोबारा डिफाइन करवा देता हूँ मैं। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाई फेज़ है, और जो के है वो वेक्टर है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो इस लेक्चर में जो गिवन है कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप या ईमेल, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये दोनों एड्रेस ले दूँगा। ये जो हमने वेव के बारे में साई देखा कि साई क्या है, तो साई एक्चुअली इटसेल्फ इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई की नहीं है, लेकिन साई स्केयर की है। साई में चूंकि इमेजिनरी पार्ट होता है, आप लोगों ने याद रखना है कि किसी भी चीज़ में जब हमारे पास इमेजिनरी चीज़ आ जाती है, आई वाला फैक्टर आ जाता है, तो वो हमारे काम की नहीं रहती, ना क्वांटम मैकेनिक्स में ना क्लासिकल मैकेनिक्स में। सो हम आई का सॉरी जब साई का स्केयर लेते हैं तो तब हमारे पास इंटेंसिटी आती है, और वो इक्वल होती है ए स्केयर के। ए स्केयर के बरा किस तरह इक्वल होगी, क्योंकि जब भी हम साई स्केयर लेते हैं तो उसका मतलब होता है साई इंटू साई स्टेरिक। जो साई स्टेरिक है वो साई का कॉन्जुगेट है। फॉर एग्जांपल अगर ए ई की पावर आई के आर माइनस मेगा टी है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ इसके साथ माइनस आ जाएगा। और फ़र्ज़ करें ये साई है हमारे पास, साई स्टेरिक है, तो जो साई है वो ए इंटू, एक मिनट में पॉइंटर यूज़ कर देता हूँ, ए इंटू ई की पावर प्लस है, एक नेगेटिव में है, तो प्लस और नेगेटिव ई की पावर ज़ीरो बना देंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए स्केयर के इक्वल आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्केयर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अभी वेव को हमने देख लिया, अब और पार्टिकल को भी देख लिया, क्लासिकल मैकेनिक्स ने किस तरह डिफाइन करवाया। अब हम
एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं इन चीज़ों को कि क्या पार्टिकल्स हमें इंटरफेरेंस शो करते हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि दो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, पार्टिकल्स के लिए भी, वेव्स के लिए भी। दो स्लिट है हमारे पास, तीन दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट हमने करना है। पहली दफ़ा S1 को ओपन करना है और S2 क्लोज़ है। दूसरी दफ़ा S1 को क्लोज़ कर देना, S2 ओपन है। तीसरी दफ़ा दोनों स्लिट्स ओपन होंगे, फिर हम देखेंगे कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। जब S1 ओपन है तो ये जो फ़र्ज़ करें हम पार्टिकल ले रहे हैं, बुलेट्स ले रहे हैं, तो ये बुलेट्स S1 में से पास होंगे, इधर आकर टकराएंगे, और तीन अगर बुलेट्स आ रहे हैं तो तीन निशान दीवार पे पड़ेंगे, यानी कि उनकी इंटेंसिटी जो इनिशियल थी I1 थी S1 के थ्रू, वही है। इसी तरह S2 में से अगर हम तीन बुलेट्स फायर करें, तीनों जाके दीवार पे लगेंगे और तीन निशान छोड़ेंगे, यानी कि जो पासिंग के बाद भी इंटेंसिटी वही है जो पास होने से पहले थी। और जब हम दोनों स्लिट्स को ओपन करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने S1 से तीन बुलेट फायर की है, S2 से भी तीन बुलेट फायर की है, तो तीन निशान जाके दीवार पे बन जाएंगे, उनकी इंटेंसिटी जो है 3+3 = 6 हो जाएगी। ये तो था पार्टिकल की केस में, लेकिन वेव के केस में ऐसा नहीं होगा, हम आगे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनमें इंटरफेरेंस आ जाएगी। सो ये वही तीन एक्सपेरिमेंट जो बारी बारी हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर आप पेपर में लिखना चाहें तो उसको किस तरह लिखेंगे। सो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये लिखा हुआ है कि S1 ओपन है, S2 क्लोज है। सेकंड में ये लिखा हुआ है कि S2 ओपन है, S1 क्लोज है। थर्ड में यही है कि दोनों ओपन है, और क्या नतीजे निकले वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो इंटेंसिटी है वो उनके सम के इक्वल है। नो कमिंग टूवर्ड द वेव्स, अब वही ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वेव्स के लिए। S1 ओपन है, S2 क्लोज है। इंटेंसिटी अगर इधर I1 है तो इधर भी I1 ही रहेगी। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा। तो इसी तरह जब हम S2 को ओपन करेंगे तो जो I2 अगर इधर है तो इधर I2 ही इंटेंसिटी शो होगी। लेकिन जब दोनों स्लिट ओपन होंगे तो वेव जो है वो अपना वेव बिहेवियर शो करवाएगी। जब वेव बिहेवियर शो होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, हमें स्क्रीन पर फ्रिंजेस नज़र आएंगे। ये मिनिमा होता है, ये हमारे पास मैक्सिमा होता है। मैक्सिमा पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, मिनिमा पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और हमारे पास इस तरह का पैटर्न आता है। और इस केस में जो इंटेंसिटी है वो दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ के सम के इक्वल नहीं होती, क्योंकि इंटरफेरेंस के दौरान कुछ जो वेव्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो गई हैं, कुछ ने कंस्ट्रक्ट करके अपना एम्पलीट्यूड बढ़ा लिया है, और कई जगह पे वो ख़त्म हो गई है। सो ये नीचे उन एक्सपेरिमेंट्स की जो है हमारे पास तफसील है थोड़ी सी के पेपर में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। S1 ओपन है, फिर S2 ओपन है, फिर जो दोनों ओपन है। हैंस जो जब दोनों स्लिट ओपन होंगे तो क्या होगा, जो इसका लुबे लुबाव है वो ये है कि जो इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज़ के इक्वल नहीं होगी। हैंस कैन नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ I1 एंड I2। द एम्पलीट्यूड हैड नॉट इंटेंसिटीज़। यहाँ काबिल ज़िक्र बात ये है, एक MCQs भी बनता है, जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो एड अप होंगे, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो नॉट इक्वल आएगी, इक्वल नहीं आएगी। Wave is represented by a complex function and its intensity is proportional to its amplitude scale। अभी हमने देखा कि किस तरह एम्पलीट्यूड के स्केल के इक्वल आया। ये वही चीज़ है, psi1 + psi2 का होल स्केयर, psi1 psi2 होल स्केयर, psi1 स्टैटिक इंटू psi2, फिर psi2 स्टैटिक psi1। जब से रिज़ल्ट आएंगे तो AB = B है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से हम I1 एक हमारे पास नया फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वेव, या फेज डिफरेंस बिटवीन psi1 एंड psi2। ये जो हमारे पास चीज़ आएगी इसको हम इस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2RE psi1 psi2, ये चीज़ हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी, वेयर ई की पावर I थीटा = यह आइलर फार्मूला है। आई होप सो आप लोगों को पता होगा। और जो रियल पार्ट है वो इंटेंसिटीज़ में हिस्सा लेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो हिस्सा नहीं लेता। सो कंक्लूजन क्या है हमारे पास जी, क्लासिकल वेव्स एग्जिबिट इंटरफेरेंस पैटर्न्स बट पार्टिकल्स डू नॉट। क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है जो पार्टिकल्स हैं वो
इंटरफेरेंस नहीं करते, जो वेव्स हैं वो इंटरफेरेंस करेंगी। और यही क्लासिकल मैकेनिक्स का शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमने अभी प्रूव किया। व्हेन टू नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कंबाइन देन इंटेंसिटीज ऐड, पार्टिकल्स ने आपस में इंटरेक्ट नहीं किया, वो सीधे गए जाके उन्होंने अपने निशान छोड़ दिए। जबकि जो वेव्स हैं वो कंबाइन होती हैं, उनके एम्पलीट्यूड ऐड होंगे लेकिन उनकी इंटेंसिटीज ऐड नहीं होंगी। अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा पार्टिकल और वेव को क्लासिकल के व्यू से, अभी हम पार्टिकल्स को देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के व्यू से। लेकिन इस सूरत में हमारे पास जो पार्टिकल होगा वो बहुत स्मॉल होगा, क्वांटम लेवल का होगा, रिलेटिविस्टिक डोमेन का होगा। रिलेटिविस्टिक डोमेन यानी कि उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल होगी। In double slit experiment, S is source of electrons and I and I1 are the intensities by S1 and S2। वही एक्सपेरिमेंट है, जस्ट हमने क्या चेंज किया, अपने बिगर पार्टिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जब इलेक्ट्रॉन ने बम्बार्ड किए, हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरे तो जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी S1 पे थी वही यहाँ आई। इसी तरह S2 पे I2 थी, I2 आई। लेकिन जब हमने दोनों को खोला तो हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि वो वेव की प्रॉपर्टी को शो करवा रहे हैं। इंटरफेरेंस क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी कि वो किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। लेकिन यहाँ तो सरप्राइजिंगली जो रिजल्ट्स थे वो हैरान कुन थे कि जो पार्टिकल्स हैं वो एज अ वेव बिहेव कर रहे हैं। और यही एक चीज़ थी जिसने साइंटिस्ट को मज़ीद सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई डी ब्रॉगली जो था वो सही कह रहा था, पार्टिकल भी एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर हम फायर करते हैं और दोनों स्लिट्स ओपन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरफेयर कर रहा है। एक बड़ी अजीब चीज़ हमें लगती है कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे अपने साथ ही इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ। और ऐसा लगा कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम दोनों स्लिट्स से गुजर रहा है, विच सीम्स अ मैजिकल फिनोमिना। लेकिन एक्चुअली ये हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी इतनी कम कर दी कि सोर्स से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्लिट्स दोनों ओपन है, लेकिन उस एक इलेक्ट्रॉन ने अपने साथ ही इंटरफेयर किया। सो अब हम इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही चीज़ है। दोनों का हमने देखा। जब पहला एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ कि इंटरफेरेंस नहीं हुई, क्योंकि इंटरफेरेंस तो तब होगी जब दो पार्टिकल्स आएंगे या दोनों स्लिट्स ओपन होंगे। तो अब किया ये क्या कि सेटअप में जब ये रिज़ल्ट हैरान कुन आए कि एक इलेक्ट्रॉन दो स्लिट से कैसे गुजर सकता है, तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एक सोर्स इधर रखा। वो लाइट सोर्स हो सकता है, वो जो सोर्स है वो हो सकता है हमारे पास गीगर मुलर काउंटर ट्यूब की सूरत में हो सकता है। तो हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन को हमने ऑब्जर्व किया तो उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक बच्चे को देख रहे हैं तो वो शरारत नहीं करता, जब आपका ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो वो शरारत करता है। तो इलेक्ट्रॉन ने बिल्कुल उसी तरह बिहेव किया। जब हमने उसको देखने की कोशिश की किसी भी सोर्स के साथ, कोई भी सोर्स इलेक्ट्रॉन को देखने का वो हो सकता है, उसको ऑब्जर्व करने का, उसको डिटेक्ट करने का, तो ये रिज़ल्ट भी बड़े हैरान कुन थे कि ये ऐसा आखिर क्यों है। सो दीज आल वर बैकग्राउंड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स ने किस तरह जन्म लिया, किस तरह हमारे पास हैरान कुन रिज़ल्ट्स आए एक्सपेरिमेंट्स के, और मज़ीद इसको डेवलप करने की तरफ जो लोगों का रुझान है वो बढ़ता गया। आज के लेक्चर के लिए यही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर लेक्चर में किसी किस्म की और भी कन्फ्यूजन है तो आप उसके बारे में पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ टिल नेक्स्ट लेक्चर।